और अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। कई बच्चों ने पूछा कि सर हमारा जो एक कॉन्सेप्टर बैच है वो क्या है और कैसे 12th के बाद हमें जो तैयारी करनी होती है, अगर हम 21 साल में आईएएस बनना चाहते हैं, कम उम्र में आईएएस बनना चाहते हैं। 21 साल सिंबॉलिक है और इसमें सिंबॉलिक में जो टीना डाबी का एक इनपुट रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, कैसे जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको जानना चाहते हैं, जिसको आप डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी आज की इसमें समझते हैं कि एक स्टूडेंट को, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कम उम्र में, अगर आप 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो आप कैसे कम उम्र में जो है वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं और यूपीएससी में फ्लाइंग कलर के साथ निकल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्टर बैच जो हम 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 12 जनवरी से, वो यही पूरे फंडामेंटल के ऊपर ये बैच बनाया गया है। और जैसे जैसे आप उसके साथ आगे जाते हैं वैसे वैसे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं या कम उम्र में तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस क्रैक करना चाहते हैं, तो आप कैसे जो है वो क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जो आप करेंगे। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे पेन और पेपर चाहिए। जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको आप अगर लिखते जाएंगे तो आपका एक फ्लो चार्ट तैयार होगा और धीरे धीरे समय के साथ उन चीजों को, जो आपकी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, उसके बारे में आप जानकारी भी ले पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको भी टीना डाबी की तरह इतिहास रचना है या उन सभी की तरह जो अंसार शेख की तरह, जो बहुत ही कम उम्र में आईएएस बने, जब उनके साथ काफिला चलता है तो उसमें वो छोटे बच्चे की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी पावर जो होती है एक आईएएस और आईपीएस की पावर होती है और ये पावर आप भी गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, कई बच्चे समझते हैं कि सिर्फ सिलेबस को पूरा कर लेंगे, सिर्फ कुछ किताबें इंटरनेट से देखकर पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब आप मेरे साथ आज जो मैं आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं उसमें आपको पता चलेगा कितने बड़े डायमेंशन में हमें अपनी तैयारी को करना होता है। तो चलिए आप अब इसको मेरे साथ समझते और लिखते दोनों जाइएगा कि कैसे हमें अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जाना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीरो से हीरो का बैच, जो सक्सेस इन यूपीएससी, यानी कि अगर यूपीएससी में आपको सफलता पाना है तो आप कैसे इसको तैयारी करते हैं, और जो कॉन्सेप्टर बैच है जो 12 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, 12 जनवरी से, उसमें क्या क्या चीजें आप इसके साथ जोड़ते हैं। बार बार मैं एक चीज आपसे कहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, राइट। इट इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी का एग्जाम होता है, व्यक्तित्व का इम्तिहान होता है। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व के बीच में सुबह हमने एक डिस्कशन, सुबह भी क्लास में हमने यही किया था, बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन था कि सबसे पहले आप एक लोक सेवक के रूप में जाने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, और आप पब्लिक एसेट हो जाते हैं, आप पब्लिक के बीच का एक हिस्सा हो जाते हैं। और जनता, देश, समाज को समझना, उनकी जरूरतों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल है कि ये समझ हमारे अंदर कहां से आती है, तो ये पर्सनालिटी हमारी कैसी होनी चाहिए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर सिविल सेवा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक ऑफिसर जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो क्या चीजें संभालता है, विभाग हमें कैसे दिए जाते हैं, क्यों आईएएस ऑफिसर को अलग अलग विभागों में भेजा जाता है और शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान वो लगभग सभी विभागों में सर्व करते हैं और वहां उसको समझते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है सिविल सर्वेंट्स की, जो लोक सेवकों की पर्सनालिटी होती है, वो मल्टी डायमेंशनली की बहुआयामी होती है। बहुआयामी का मतलब आपने देखा होगा, आईएएस ऑफिसर, अभी आपने देखा होगा वर्तमान जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, सरकार उनसे मिलजुल कर कार्य करती है, वो आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो है वो आरबीआई यानी कि एक वाणिज्यिक पद को जो है वो संभाल रहा है, एक फाइनेंस के पोस्ट को जो है वो डील कर रहा है। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे तमाम जो है मंत्री, जैसे अभी अगर हम आज की बात करें तो आईएएस ऑफिसर रहे हैं हमारे अमिताभ कांत साहब, केरल कैडर के, और आज वो नीति आयोग जो कि भारत की नीतियों को निर्धारित कर रहा, उसके सीईओ के पद को वो संभाल रहे हैं। ऐसे बहुत से ऑफिसर हैं जो लगातार अलग अलग डायमेंशन में काम कर रहे हैं। कोई पुलिस सेवा में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, कोई फॉरेन सर्विसेज में है, और ये लोग जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों को, महत्वपूर्ण पदों को लगातार संभाल रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनकी पर्सनालिटी पहली कैसे होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आज आप आईएएस तो है नहीं, ना आईपीएस है, आप बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या सोचकर पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं आईएएस हूं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अपनी पर्सनालिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहता है तो उसको यूपीएससी के लिए क्या चीज चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हर क्षेत्र में चाहिए होता है, स्पोर्ट्स के लिए भी चाहिए होता है, हमें एकेडमिशियन के लिए चाहिए होता है, हमें प्रोफेसर बनने के लिए भी चाहिए, हमें आईएएस बनने के लिए भी चाहिए। लेकिन यूपीएससी आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी में क्या चीज चाह
आता है, जरा उसकी लिस्ट आप तैयार कर लें। और कॉन्सेप्टर बैच में हम कैसे इन चीजों को प्रिवेल करते हैं, इन चीजों को स्थापित करते हैं, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। पहला, यू मस्ट बी अ गुड रीडर। आप एक अच्छे जो है पाठक होने चाहिए। लिखते जाओ जल्दी से, इसको क्विक हम रिवीजन करते जाएंगे और जरूरत पड़ेगी मैं और क्लासेस लेकर इसको और एलिब्रेट करूंगा। यू मस्ट बी अ गुड रीडर। आप एक अच्छे पाठक होने चाहिए, यानी आपको बुक्स पढ़ना आना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि सर नोट्स दे दीजिए। मेरे पास भी अभी बहुत एनसीईआरटी बैच जो चल रहा है उसमें कई बच्चों ने कहा सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। अरे तुम नोट्स पढ़कर, या जैसे कुछ होते हैं कि वो कहते हैं अखबार नहीं पढ़ते हैं। रीडर तो अखबार भी पढ़ता है ना, बुक भी पढ़ता है। तो वो क्या होता है, अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज़। सर वो न्यूज़पेपर, वो फलाना कोचिंग वाले कह रहे थे कि सर वो फलाना मैगजीन पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। तो वही तय कर लेते हैं, जब आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छे विचार आएंगे नहीं, अच्छे विचार आएंगे नहीं तो अच्छी सोच डेवलप नहीं होगी, अच्छी सोच डेवलप नहीं होगी तो कभी आप अच्छा उत्तर नहीं लिख पाओगे। ये बिल्कुल तय है। तो अगर आप अच्छा उत्तर लिखना चाहते हो सर आई वांट टू बी गुड आंसर राइटिंग, मुझे करनी है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करना है, सो आप सबसे पहले यू मस्ट बी अ गुड रीडर। आप एक अच्छे पाठक होने चाहिए। आप सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि मुझे ये सिलेबस क्रैक करना है, मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जहां पर भी आधा घंटा आपका मान लीजिए टाइम है, जैसे आपको पता होगा कॉन्सेप्टर के हर बच्चे को 5 से 6 बुक का सेट दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप क्लास से पहले और क्लास के साथ ये क्लासेस में ये किताबें पढ़ेंगे, और इसीलिए पढ़ा जाता है। कई बार बच्चे आते हैं सर वो तो फलाना कोचिंग में तो बोला जाता है केवल नोट्स बहुत हैं, तो रिजल्ट कहां है उनके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विगोरस रीडर भी बनना पड़ेगा। यू मस्ट बी अ गुड रीडर। दूसरा, गुड रीडर जो ऐसा होता है कि जब वो किताबें पढ़ रहा है, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास के दिए हो गए जो उनको नोट्स दिए गए वो पढ़ रहे हैं, तो आप उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ें। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा कि हाउ टू रीड अ बुक, इस पर मेरी कई वीडियोस हैं, इस पर मैं कई सेमिनार ले चुका हूं, राइट। तो इस पर भी मैं लगातार बात करने आया हूं। तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो आप इस पर ध्यान रखें और इस पर बात करें। पहला चीज जो है, यू मस्ट बी अ गुड रीडर। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी आईएएस की पर्सनालिटी है कि आईएएस की पर्सनालिटी, आईपीएस की पर्सनालिटी, सिविल सेवक की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो सिविल सेवक की पर्सनालिटी में ये चीजें चाहिए अगर आप वाकई में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो। यू मस्ट बी अ गुड लर्नर। रीड करने का मतलब होता है बुक हमने उठाया और पढ़ लिया। लर्नर करने का मतलब होता है सीखना। ठीक है, सीखना कि मैं अप्लाई कैसे करूं। मान लीजिए आज सुबह मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुबह की क्लास में कि एक ताकतवर राष्ट्र, एक ताकतवर समाज की रचना करता है। एक ताकतवर समाज अपने मूलभूत, अपने देश के लोगों की, अपने राष्ट्र के लोगों की मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा जो सुनिश्चित करता है, उनको मूलभूत अधिकार देता है। तो सवाल है कि लर्न आपने क्या किया। एक टीचर और स्टूडेंट दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो लर्निंग प्रोसेस में एंटर करे। तो लर्निंग का मतलब होता है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी अ गुड लर्नर। जैसे आज आप कोई भी चीज मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसको अपने जीवन के आसपास के सिद्धांतों में कैसे इसको डील कर सकते हैं, आप इसको खुद कैसे करके सीख सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं मेरी क्लास में LWMI नोट्स जब मैं देता हूं तो, और ये मैं सिखाऊंगा भी आपको LWMI नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं बार बार साइनॉप्सिस की चर्चा करता हूं। ठीक है, साइनॉप्सिस। और मैंने बोल रखा है कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत क्लास छोड़ना नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है उसको एक व्हाइट पेपर पे उसके जो है समराइज उसको करना है। तो समराइज करने का मतलब होता है कि मैंने जो जो पढ़ाया, डिस्कशन किया, बातें की, वो आपको एक पेपर में थॉट मैपिंग, फ्लो चार्ट, स्पाइडर मैप, LWMI किसी भी फॉर्म में खुद से उसको क्या करना है, लिखना है, उसको उतार देना है। अगर आप नहीं कर पाते, मैंने बोला है कि एक रेड पेन रखो और वहां मार्क करो कि ये पॉइंट मेरे से छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्लास में। तो अगर आप ऐसा कर पाते, यू मस्ट बी अ गुड लर्नर। बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप ऐसी जगह से पढ़ के आ जहां बोले अरे सिर्फ फैक्ट पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो लर्निंग प्रोसेस सीखने में आपको अच्छा खासा समय लगता है। क्लियर है। तो अगर आप एक लर्नर बन पाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत बहुत आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, यू मस्ट बी अ गुड राइटिंग स्किल। आपके पास एक बहुत अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो अगर आप ये दोनों स्टेप पूरा करते हो तो इस स्टेप के लिए जरूरती चीजें अपने आप पूरी हो जाती है। राइटिंग स्किल का मतलब होता है मैं जो सोचता हूं मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं जो सोचता हूं मैं तुम्हें लिखकर बता सकता हूं। राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि मेरा इस विषय पर जो विचार है उसको मैं सही तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। राइटिंग इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग क्या हुई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, यानी मैं संवाद तो कर रहा हूं लेकिन शब्दों के साथ नहीं, बोलकर नहीं, अपने लिखित शब्दों के माध्यम से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हुआ वो राइटिंग के रूप में हमारे सामने आया। और सवाल है कि यह प्रेजेंटेशन होता है। मैंने क्यों कहा, मैंने इसको स्किल क्यों कहा,
स्किल का मतलब होता है समय के साथ सीखा जाता है। अगर आप ये सोचे कि खूब पढ़ लिया, अरे एग्जाम में कई बच्चे, जब आंसर राइटिंग क्लास में भी आया था मैं, जब मेरी आंसर राइटिंग क्लास हुई थी तो उसमें कई बच्चे, अरे सर, उसमें कई लोग कहते थे अरे सर पढ़ लेंगे, हमारे कोचिंग बताया कि पढ़ लेंगे सर, तो बहुत से अलग अलग बच्चे जुड़े, सर लिख ही लेंगे। जब लिखने की नौबत आई तो समझ में नहीं आ रहा पेन हाथ में कहां से शुरू करें, यही क्वेश्चन उनको खा गया, कहां से शुरू करें, तो ये परेशान करता चला गया। तो स्किल का मतलब होता है परसिस्टेंट के साथ आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है, और आपको लगातार इस पर क्या करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है। गुड शब्द का मतलब होता है कि संवाद, यानी जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि राइटिंग का मतलब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आप एग्जामिनर के साथ संवाद कर रहे हैं लेकिन ना आपकी फोटो है ना आपकी आवाज है, सिर्फ आपके शब्द हैं। और गुड का मतलब होता है सही तरीके से उसकी जरूरत के हिसाब से जाना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत अच्छा खासा समय लगता है इसमें। तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, गुड स्पीकर। यस, बिकॉज आपको 3 स्टेज में एग्जाम देना होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर आप अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते तो प्री आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, अगर आप अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते तो मेंस आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और आप सब कुछ अच्छा कर ले गए और इंटरव्यू में आप फंबल कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और निकला, ऐसा लगता है आंसर यहां पर निकला हुआ है, पैर कांप रहे हैं, यहां पर आंसर रखा हुआ, बोल नहीं पाया, उठ पटांग, जब हॉल से निकले हो यार इसका जवाब तो मैंने ये दे दिया, गलत हो गया। सो यू मस्ट बी अ गुड स्पीकर। आपके एक अच्छे वक्ता भी होने चाहिए, आप जो बात कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट तरीके से, सारगर्भित बात को कहते हैं। एक व्यक्ति होता है कुछ बात समझाना होता है तो पहले ढेर सारी इधर उधर की बातें करेगा, करते 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 आप भूल जाएंगे कि बेसिकली बात क्या हुई थी, वो भी अच्छा स्पीकर नहीं है। अच्छा स्पीकर क्या करता है, संप्रेषण जो करता है, यानी कम्युनिकेशन जो करता है वो टू द पॉइंट करता है, उसके अर्थ होते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को समझा ले जाता है, राइट।